नमस्कार साथियों। आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रस्तावना है इसे पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया तथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसमें जब इसमें संशोधन हुआ तो उसके द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें शामिल किया गया। अब देखिए, संविधान जो है का प्रस्तावना है, उसका जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये था संविधान का प्रस्तावना, इस तरह से है। अब है कि प्रस्तावना में जो मूल तत्व है, यानी प्रस्तावना के तत्व को हम लोग जानेंगे। तो तत्व में है, जो पहला है वो है संविधान के अधिकार स्रोत, यानी संविधान जो है वो किसके लिए है और क्यों है, और उस पे जो उसका जो स्रोत है, मेन जो स्रोत है, उसकी शक्ति है, वो किससे निहित है। तो जो भारतीय संविधान है, तो भारत के लोग जो है भारत के संविधान के स्रोत हैं। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों को से शक्ति अधिग्रहित करता है, यानी लोगों भारत के लोग ही भारत के संविधान की शक्ति स्रोत है। दूसरा जो है वो तत्व है भारत की प्रकृति, यानी कि भारत का जो राजनीतिक प्रकृति है संविधान के अनुसार वो कैसा है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र है, यानी लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो इस ये नेचर बताता है कि भारत का प्रकृति कैसा है। उसके बाद है कि संविधान का उद्देश्य, यानी संविधान जो हम बना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है क्या, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व, यानी जो यहाँ के लोग हैं उसमें सामाजिक न्याय हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो और भाईचारे की भावना हो। तथा जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में संविधान लागू होने की तिथि बताया गया है, यानी 26 नवंबर 1949। अब आपको ये कमेंट करना है कि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है कि 26 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप हमें कमेंट करेंगे। उसके बाद आते हैं हम प्रस्तावना के जो है मुख्य शब्द, यानी प्रमुख जो शब्द हैं प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए हैं, उसको हम ब्रॉड लेवल पे समझेंगे। यहाँ तो आपको एक पेज में दिख रहा है, लेकिन उसे हम ब्रॉड लेवल पे समझेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं और उसके मतलब क्या है, ये सारी चीजें। तो पहला जो शब्द है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब है। संप्रभु होने का किसी राष्ट्र का ये मतलब होता है कि वह अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय खुद से लेने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर इसे हम एक्सप्लेन करना चाहें तो ये कहेंगे कि संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यह अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले का निर्णय खुद से ले सकता है। तो ये हुआ संप्रभु होने का मतलब, यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी अपने बाह्य एवं आंतरिक निर्णय, सैन्य निर्णय सारे ये खुद ले सकता है। उसके बाद है समाजवादी।
समाजवादी क्या होता है, तो उसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे ऐड किया गया। और आपको भी पता है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो 42वें संविधान संशोधन 1976। अब समाजवादी जो शब्द है, हमारा 2 नंबर में समाजवादी शब्द है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि क्या है। तो जो हमारे, ऐसा नहीं है कि जब इसे ऐड किया गया तभी ये समाहित था, ये हमारे समाजवादी शब्द जो है संविधान निर्माती सभा की सोच में दिखता है। तो ये था समाजवादी। उसके बाद है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र किया गया है और इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अब धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये होता है कि जो इंडिया, जो कि भारत है, वो किसी भी धर्म को अपना नहीं मानता है। अब नहीं मानने से ये मतलब नहीं है कि धर्म को नहीं मानता, यानी धर्म के लिए कट्टरपंथी है, धर्म को वरीयता नहीं देता है। देश का अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ धर्म निरपेक्ष का ये मतलब है, यानी किसी के ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है कि कौन सा धर्म, वो जिसमें अपने अपने आप को कंफर्ट समझे वो धर्म को अपना सकता है, बदल सकता है, धर्म की उपासना कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत मामला है। तो इसमें क्या है कि धर्म हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर आप जब मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये तो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है 25 अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, तो इसमें कुछ अंतर्निहित बातें किया गया है और इसमें युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। युक्ति युक्त निर्बंधन का मतलब है कि अगर धर्म के वजह से, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के वजह से कोई सामाजिक कुरीति बुराई का जन्म होता है तो उस धर्म में राज्य अपना हस्तक्षेप कर सकता है और उस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में था। उसके बाद है अगला जो शब्द है हमारा, वो है लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक है तो अब ये समझना जरूरी है कि लोकतंत्र पहले क्या होता है, लोकतांत्रिक होता क्या है। तो लोकतंत्र जो होता है वो है संविधान के प्रस्तावना जो है वो ये परिकल्पना करता है। तो जो लोकतंत्र है वो दो तरह का होता है, एक होता प्रत्यक्ष और दूसरा होता अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ जो है भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो तरह का होता है। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, राष्ट्रपति वाला प्रणाली नहीं है। यानी राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ होगा लेकिन वो नाम मात्र का प्रमुख होगा, सारे कार्यभार संसदीय प्रणाली से चलेंगे। तो ये था। और जो अभी तक जो पूरे दुनिया में है एक ही प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ रिकॉल की सुविधा है वो है सिर्फ स्विट्जरलैंड में। तो आप ये भी याद रखेंगे कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। उसके बाद है हमारे पास पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम समझते हैं कि गणतंत्र है। गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र, पांचवा पॉइंट है हमारा गणतंत्र। गणतंत्र में क्या है कि शक्ति जनता में समाहित होती है। यानी गणतंत्र होने का मतलब है कि जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है, यानी जनता किसी को भी अपना शासन चलाने के लिए वो चुन सकती है। उसके बाद है न्याय की बात की गई है हमारे संविधान में। तो न्याय 6 नंबर में न्याय कौन कौन से हैं, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये इससे बहुत बार प्रश्न आए हैं कि हमारे संविधान में जो न्याय की बात की गई है वो कितने तरह की है। तो 3 तरह की न्याय के बारे में बात किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसके लिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान भी हैं। जैसे आप देखेंगे कि न्याय के मामले में कि राज्य को कुछ विषय के लिए छूट दिया गया जिसमें सामाजिक न्याय को रखा गया है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य कुछ प्रावधान कर सकता है, महिलाओं के लिए कर सकता है। तो ये सामाजिक न्याय में है कि अगर कोई है नीचे है तो उसको सेम लेवल पे लाने के लिए। उसके बाद है हमारे पास
स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार के जरिए ये स्वतंत्रता देता है। हमारा जो संविधान है वो स्वतंत्रता, जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो इसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। 8 नंबर का जो है हमारे पास वो ये है कि समता यानी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी सामाजिक और संविधान के दृष्टि से भारत का हर एक जनता, हर एक नागरिक समान है, कानूनी रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, यानी कि कोई भी विशेषाधिकार यहाँ पे नहीं रखा गया। इसके लिए आप आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आपका 14 बताता है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष अनुच्छेद जो आर्टिकल आपका 14 है वो कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब है कानून के नजर में सभी समान है। अनुच्छेद आपका 15 जो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ये बताता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पे कोई भी ये सब निषेध किया गया है कि ये इन सब के आधार पे विशेषाधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। उसी तरह ये आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जो है वो कहता है कि लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता, यानी अवसर जो मिलेगा आपको लोक नियोजन में वो सबको समान रूप से मिलेंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत करते हैं, यानी कि छुआछूत का अंत किया जाता है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत किया जाता है, यानी कोई भी अपने नाम के आगे उपाधि, जैसे पहले होते थे ना कि चक्रवर्ती राजा है ना, महाराजा धीराज, तो ये सब उपाधि अपने ऊपर कोई नहीं लगाएगा। तो ये सब प्रावधान है हमारा, तो ये विशेषाधिकार का अंत करता है। और 9 जो है वो है बंधुत्व, बंधुत्व यानी कि भाईचारे, भाईचारे की दृष्टि से। तो ये हमारा आर्टिकल जो 51 का 1 है, जो मौलिक कर्तव्य है वो बंधुत्व के लिए लाया गया है। अब कुछ नोट्स किया गया है कि 7, 8 एवं 9 के शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 7 यानी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। आप कमेंट करेंगे हमें कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। चलिए हम बता ही देते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो हुई थी, फ्रांस की क्रांति वो 1789 में हुई थी और इसी में नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का, और वहीं से लिया गया है। आगे है हमारा बंधुत्व, समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना का महत्व, यानी वैल्यू क्या है प्रस्तावना का। और तो जो प्रस्तावना के बारे में कुछ हमारे जो विद्वान हुए हैं वो उन्होंने क्या कथन दिए, तो दिए हैं, कौन है? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा है प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उसके बाद के एम मुंशी ने कहा है कि हमारी संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य का भविष्य काल है प्रस्ताव। उसके बाद है संविधान का सबसे सम्मानित भाग पूंजी आत्मा, ये किसने कहे हैं? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव इन्होंने कहा है। अब है प्रस्तावना से संबंधित विवाद, यानी प्रस्तावना से संबंधित कुछ विवाद हैं जो हम लोग समझते हैं। तो पहला विवाद जो है वो है बेरुबाड़ी संघ मामला में। बेरुबाड़ी संघ मामला कब का है? तो ये है 1960 का, यानी 1960 का। इसमें बेरुबाड़ी संघ मामले में क्या हुआ था तो इसे हम जान लेते हैं। इसमें संविधान का भाग ये नहीं माना गया था। विवाद किस बात के लिए था? विवाद ये था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं। तो बेरुबाड़ी मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है और यह संविधान का क्या है? भाग नहीं है। उसके बाद दूसरा मामला है केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें संविधान का भाग प्रस्तावना को मान लिया गया। उसके बाद है LIC ऑफ इंडिया मामला 1995।